अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। मुल्क की सियासत की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चपकलिश जारी है और इसको कम करने के लिए, इंटेंशंस को रिड्यूस करने के लिए मोहसिन नकवी साहब को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कराची बुलाया और ये टास्क दिया कि ये जो कन्फ्रंटेशन का माहौल है इसको कम किया जाए। मरीम नवाज साहिबा की तरफ से दिए गए बयानात का जवाब आता रहा, सिंध हुकूमत की तरफ से भी, और साथ साथ बात यहाँ तक पहुँची कि असद कैसर साहब जो पीटीआई से हैं उन्होंने ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है अपने बयानात में तो वो फिर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए और पीटीआई इसको सपोर्ट करेगी। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अपोजिशन का किरदार है वो पीपल्स पार्टी अदा करती हुई दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ पीटीआई के क्राइसिस की अगर हम बात करें तो उसमें जो 27 सितंबर का पेशावर में जलसा हुआ उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आती है जिसमें बद इंतज़ामी का ज़िम्मेदार अली अमीन गंडापुर साहब को करार दिया गया। ये कहा गया कि जो वेन्यू की सिलेक्शन थी, माहौल जो नाखुशगवार हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी सीएम खैबर पख्तूनख्वा पर आती है। गंडापुर साहब ने इन तमाम इल्ज़ामात को रिजेक्ट किया। इससे पहले भी वो अलीमा खान साहिबा के अगेंस्ट बयानात दे चुके हैं, सलमान राजा साहब के अगेंस्ट दे चुके हैं। और साथ साथ जो एक हैरानकुन बात थी बहुत से तजिया निगारों के राय में वो ये थी कि अपोजिशन लीडर का जो ओहदा रहा कौमी असम्बली और सेनेट में, उसके जो ऐलानात पीटीआई की तरफ से किए गए, जिसमें हमने ये देखा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर और इसके साथ साथ अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में ये ओहदा सौंपा गया। इस पर तनकीद भी की गई। ये कहा गया कि पार्टी के जो दो ऐसे कारकुनान थे, एक ऐसे अरकान थे, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं उसकी रिव्यू का वेट किए बग़ैर ये ऐलान करना नामुनासिब है। अंसार अब्बासी साहब की एक रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ हफ़्तों पहले खान साहब से इस पर मुशावरत हुई, उनको ये मशवरा मिला कि इन फ़ैसलों के आने का इंतज़ार कर लिया जाए, लेकिन अब गालिबन ये सोच कर यह ऐलान कर दिया गया कि अगर ये ओहदे खाली रहते हैं तो पार्टी इफ़ेक्टिवली अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर पाएगी। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं, उनकी पार्टी के अंदर जो चपकलिश मौजूद है, लड़ाई मौजूद है, इसको कौन सेटल करेगा, और अलीमा खान साहिबा और गंडापुर साहब के दरमियान ये जो हम कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं इसकी वजूहात क्या हैं, इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का फवाद साहब। ये जो फ़िलवक्त हम कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान, आप किस कैंप को सपोर्ट कर रहे हैं? मरीम साहिबा ने यह कहा कि पंजाब की हिफाजत अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, वो उंगली तोड़ दी जाएगी जो पंजाब की तरफ उठेगी। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये दरअसल अपने चचा से यानी कि वफाक से दुश्मनी निकाली जा रही है और उनका जो निशाना है वो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि मरियम नवाज को पता हो कि पीपल्स पार्टी की औकात क्या है और कुछ भी हो जाए वो ये फैसले खुद नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने एक एग्रेसिव स्टांस लिया है। और इसकी जो बुनियाद है वो तो आपको मालूम है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें यह तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में पॉलिटिक्स नहीं करेगी और नून लीग सिंध में पॉलिटिक्स नहीं करेगी। ये उस मुआहदे का जिसके में दोनों फैमिलीज ने आपस में इक़्तिदार बांटे कि सिंध का इक़्तिदार आपके पास रहेगा और पंजाब का हमारे पास रहेगा। उसके बाद 18वीं तरमीम के जरिए दोनों सूबों को इतने पैसे दिलवा दिए गए कि जिसका समझ नहीं आते कि खर्च कैसे करने हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो जो जरदारी साहब का और बिलावल का ये आइडिया है कि वो जनूबी पंजाब के इलाकों में अपनी 8-10 सीटें बढ़ा सकें, ये उसकी कन्फ्रंटेशन है और मरियम समझती हैं। और एक्चुअली तो वो जो अगली प्राइम मिनिस्टरशिप की कैंडिडेट वो मरियम है और वो ये समझती हैं कि 8-10 सीटें हमने किसी सूरत भी पीपल्स पार्टी को नहीं बढ़ाने देनी। हालांकि अगर आप देखें तो ये रवायती पॉलिटिक्स मुकम्मल नाकाम हो चुकी है पाकिस्तान में। इमरान खान ने इस पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा जख्म पहुंचाई है और अब लोगों को पैसे के धड़े बंदियों से इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये दोनों पार्टियां चूंकि उसी पॉलिटिक्स में हैं जो अभी तक फंसी हुई जो 80s और 90s की थी, तो वो ये एक एफर्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा इसकी क्या अहमियत। लेकिन ये जो तनाज़े की वजह बनी वो यही था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक तो ब्रांडिंग और दूसरा ये कि नहरों के मामले पे उन्होंने कहा कि हमने आपको कुछ नहीं कहा, आप मुदाखलत क्यों कर रहे हैं, पंजाब के अवाम को कशकोल क्यों पकड़ाना है आपने। तो आप भी फवाद साहब पंजाब का जो राइट है चाहे वो रिसोर्स का हो या पोलिटिकल हो उस पर काफ़ी बात करते हैं। मरियम साहिबा का जो स्टांस है वो आपको रैशनल लगा, मंतकी लगा इस मामले में?
ये मरियम नवाज अगर पंजाब की हमदर्द होती तो उन बलोचों के लिए भी तो कुछ करती ना, जो कि पंजाबी बलोच जो शहीद कर दिए गए सड़कों के ऊपर, वो हमने कभी नहीं देखा कि मरियम नवाज उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई हो। इसी तरीके से जो हमारे वहां पे बच्चे शहीद हुए हैं, उनके लिए आवाज उठाते हमने उन्हें नहीं देखा। सो तो बुनियादी तौर के ऊपर तो ये एक पॉलिटिक्स है। लेकिन जाहिर है कि पंजाब के साथ एक ज्यादती तो हो रही है कि पंजाब का पानी जो है, हम हमें कहा जा रहा है कि मेरे हल्के में ही जलालपुर कैनाल है, और पीपल्स पार्टी को उस पर भी एतराज है कि हम अपनी पानी जो है वो हम अपना जमीनें क्यों सैराब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो एक बिल्कुल ही एक इंटीरियर पॉलिटिक्स, इंटीरियर सिंध की पार्टी बन के रह गई है, जो किसी वक्त में हम नारे लगाते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, और अनफॉर्चुनेटली आज जरदारी साहब ने उसको सिर्फ इंटीरियर सिंध की 2-4 डिवीजन की पार्टी बना दिया है। आज शफाफ इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी तो खैर, नून लीग और पीपल्स पार्टी का उसमें तो एक ही हाल है। अच्छा, लेकिन आपकी गुफ्तगू से तासुर ये मिल रहा है कि आपको लगता है कि ये मामलात इतने आगे नहीं बढ़ेंगे कि हुकूमत से ही पीछे हट जाए पीपल्स पार्टी, जिसकी बात की जा रही है कि हमारे बगैर आप चल नहीं सकते फिर। तो जमाल देखो ना, हुकूमत से तो तब आप बड़े ना जब हुकूमत में आप अपने कोई बल पे आए। ठीक। जब आप 27 सीटों पे सदर बन जाएं, आप जो है वो गवर्नर लग जाएं, चेयरमैन सेनेट हो जाएं, तो कैसे आप ये फैसले खुद करेंगे? एक 17 सीटों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर लग जाए तो आप उससे ये तवक्को करें कि वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करेगा? तो देखिए ये तो नहीं हो सकता ना। ये कोई इमरान खान या बेनजीर भुट्टो या फिर किसी ठीक। हद तक नवाज शरीफ तो नहीं है ना। नवाज शरीफ से, भुट्टो से, इमरान खान से असल प्रॉब्लम तो यही होती है ना कि वो बहरहाल अवाम के लीडर होते हैं, तो उनसे नहीं कंफर्ट लेवल है ठीक। उस तरह का रहता। तो सही। यहाँ पे तो बेचारों ने कौन सा फैसला खुद करने की सलाहियत। चलें, पीटीआई की पॉलिटिक्स को अगर हम डिस्कस कर लें तो महमूद अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में, इलामा राजन नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडरशिप के लिए नामजद कर दिया गया। सरप्राइज़ किया इस फैसले ने आपको? आप कहते हैं कि सबसे पॉपुलर जमात पीटीआई है, लेकिन दो इतने अहम ओहदे इनके लिए अपने लोग ही नहीं मिल सके इस पार्टी को। पीटीआई तो मैं नहीं कहता कि सबसे पॉपुलर है। मैं तो पीटीआई को, पीपल्स पार्टी और नून लीग को समझता हूं कि उनकी हालत तकरीबन एक जैसी है, अच्छा। किसी की कोई हैसियत नहीं रह गई। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो दो पटड़ियों पे है। एक पटड़ी है जिसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट है, जिसके पास कोर्सिव पावर है, और एक पटड़ी है जो कि पॉलिटिकल पावर है, जो इमरान खान के पास है। पॉलिटिकल पार्टीज तो कहीं पे मैटर नहीं करती हैं। और पीटीआई के ऊपर भी जो इमरान खान का अदम एतमाद है वो लॉजिकल है। आप देखिए ना, शिबली फराज ने, उमर अयूब ने जिस तरीके से अपनी पार्लिमानी ये पार्टी चलाई और हशर नशर कर दिया, उसके बाद पीटीआई के अंदर भी इमरान खान को ये यकीन है, और मेरा ये ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली उनका यकीन दुरुस्त है, कि शायद ही कोई आदमी हो जो कंप्रोमाइज ना हो। जिसकी वजह से अलमिया ये है कि आपने पीटीआई का काडर खत्म कर दिया, और अब आप एक कॉम्प्रेस रहनुमा जो है उनको और एक फिरका वराना पार्टी की लीडरशिप को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए तो जाहिर है कि अच्छा नहीं है। बट देन इमरान खान हैड नो चॉइस। अच्छा, लेकिन ये जो बात की जा रही है, उमर अयूब साहब का आपने जिक्र किया, शिबली फराज साहब का जिक्र किया, ये कहा गया, अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी ये बताती है कि उनके अगेंस्ट जो फैसले हैं उनके आने का इंतज़ार कर लिया जाए। ये पहले सोचा गया था, लेकिन फिर अचानक से ऐलानात भी हो गए और खान साहब ने फिर वेट नहीं किया। क्या वजह हो सकती है इसकी? एक तो अदम एतमाद है, लेकिन क्या ये भी फील किया उन्होंने कि अगर ये ओहदे हम खाली रखेंगे तो हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी? अब मेरा ख्याल है वो लंबा अरसा उसको रख नहीं सकते थे खाली, और उनको ये लगता है कि अल्लामा नासिर अब्बास और चकजई साहब शायद जो है वो ज्यादा भरपूर जो है वो मुखालफत कर सकें, हालांकि वो कर नहीं सकेंगे। उनका जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का वो भी इमरान खान की पॉलिटिक्स से तो मुख्तलिफ है। एहतजाजी पॉलिटिक्स में जो चकजई साहब हैं या अल्लामा नासिर साहब, उनकी बड़ी लिमिटेशंस हैं। वो कैसे पीटीआई को जो है वो मोबिलाइज करेंगे, क्या करेंगे? सो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो है वो चाहते यही हैं कि अवाम खुद जो है वो निकल आए और कोई इनकलाब आ जाए। देखिए इस तरह तो नहीं इनकलाब आते। अच्छा। आपकी तंजीम नहीं है, आपका कुछ नहीं है, और इसीलिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ इमरान खान इस तरह अपनी पार्टी को मोबिलाइज करना चाहते हैं तो ओनली वे फॉरवर्ड इज कि उनके बेटे जो है वो पॉलिटिक्स करें, और वो चाहे अच्छा। पाकिस्तान में आए ना आए,
पॉलिटिक्स जो है वो उनको नहीं, उनका करनी पॉलिटिकल पड़ेगी। कैपिटल नहीं लूज हो जाएगा? आप उन्हें नेपोटिज्म का मशवरा दे रहे हैं। बाप हॉस्पिटल में हो तो क्या आपका ख्याल है कि बेटे घर पे बैठे रहे? हम्म। अगर बाप जेल में है तो उसको किसने रिहा करवाना है? हम्म। उनके बच्चों ने, उनकी बहनों ने अगर एफर्ट नहीं करनी तो किसने करनी है? लेकिन बिल्कुल। ना, आपने पार्टी तो खत्म हो गई है। या तो देखिए ना, इमरान खान अपने अलावा किसी के ऊपर एतबार करते और पार्टी जो है उसका स्ट्रक्चर बरकरार रखते। अभी तक एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में एक ही कंसेंसस हुआ है, और वो ये है कि पीटीआई नहीं होनी चाहिए। और अच्छा। उसके नतीजे में पीटीआई का काडर जो है वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने सारा खत्म कर दिया। यानी शाह महमूद कुरैशी को, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद, सब लोगों को जेल में डाल दिया। असद उमर साहब, मुझे, परवेज खट्टक साहब, इमरान इस्माइल, अली जैदी, हमें सबको ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया। हम्म। उसके बाद बाकी बंदे तो बचे ही कोई नहीं था। जो सही। बचे थे वो, उनके ऊपर ज़ाहिर खान साहब को एतबार भी नहीं है और उनकी कोई इतना कद भी नहीं है। हम्म। लिहाजा वो तो अब पीटीआई की तो उस तरह से कोई चैलेंज है नहीं कि वो कुछ कर सके। तो ठीक। लोगों ने तो फिर जो जुड़ना है, सॉरी सिर्फ आखिरी 10 सेकेंड, कि लोगों ने फिर इमरान खान के साथ जुड़ना है ना, पार्टी के साथ तो नहीं जुड़ रहे। हम्म। पार्टी का कोई काडर होता है जिसके साथ लोग जुड़ते हैं, पार्टी का काडर है नहीं। तो इसलिए इमरान खान की फैमिली के अलावा तो कोई इस तहरीक को लीड नहीं कर सकता। लेकिन आपने वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होने की बात की इससे पहले कि शायद ही कोई हो जो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब उस फहरिस्त में अलीमा साहिबा का नाम भी शामिल कर लिया गंडापुर साहब ने। अलीमा साहिबा ने कंफर्म किया कि जेल में जाकर मेरी शिकायत लगा कर आए हैं वो, और उन्होंने ये कहा कि एमआई के लिए काम कर रही हैं। आप मुतफिक हैं कि वो कोई इंटेलिजेंस की एजेंट हैं और वही एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर कर बैठी हुई हैं कि खान साहब जेल से बाहर ना आ सकें? देखिए, पहली बात तो यह है कि अलीमा बीबी से असल जो लड़ाई झगड़ा है, वो झगड़ा ये है कि वो पब्लिकली ह्यूमिलेट कर देती हैं लोगों को, और बुशरा बीबी भी यही करती हैं। तो उसकी वजह से लोग जो है ना उनको पसंद नहीं करते। मसला, असल मसला तो ये। हम्म। लेकिन ये कहना कि वो एमआई से हैं या उनका है, देखिए वो जितना मैं उन्हें जानता हूँ, वो एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की खातून है। जिस तरह से इमरान खान की जुबान और दिल में फासला नहीं है, अलीमा खान की भी जुबान और दिल में फासला नहीं है। हम्म। और मेरी जाती राय में तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती कि उनके राबते हों, क्योंकि राबते ना होने की वजह से ही तो पीटीआई की हालत है। इस वक्त तो कुछ 4 बंदे चाहिए जिनको इमरान खान का एतमाद भी हो और एस्टेब्लिशमेंट से उनका राबता भी हो। इससे अच्छा बात क्या होगी? बट मुझे लगता नहीं। और दूसरा, मेरे ख्याल में अलीमा बीबी के साथ पास वो, उनमें वो सलाहियत नहीं है कि वो कोई एंगेजमेंट या डील जो है वो बना सकें या कर सकें। हम्म। उसके लिए भी एक खास आपको ज़ाहिर बैकग्राउंड सलाहियत चाहिए, पॉलिटिक्स का इल्म चाहिए। लेकिन अगर आप एहतजाजी मूवमेंट कहेंगे हम्म। या ये कि वो पीटीआई के साथ लोगों को जुड़ना किसने है, तो वो तो देखें, या बहनों के साथ लोग जुड़ेंगे या बेटों के साथ जुड़ेंगे। सबसे लेकिन पहले बेटों के आपने साथ कहा ना, जुड़ेंगे। आपने कहा कि वो कोई कंसेशन नहीं लेकर दे सकती, लेकिन गंडापुर साहब और मरवत साहब वो तो ये कह चुके हैं कि वो जो ऑफ़र मिल रही थी कि जमान पार्क या फिर बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा खान साहब को और अडियाला से निकाल लिया जाएगा, अलीमा साहिबा ने वो होने नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ऑफर मिल रही थी। ओके। अली अमीन गंडापुर ने अपनी पॉलिटिक्स को ही नुकसान पहुंचाया है ये वीडियो करके। एक तो वो पहले ही अपने बड़े अनपॉपुलर हो रहे हैं सूबे में, और ये वीडियो करके तो वो और अनपॉपुलर हुए हैं। मेरा उनसे बहुत एहतराम का ताल्लुक है, बड़ा मुश्किल होता है मेरा उनके ऊपर, सच्ची बात है, कोई बात करना। हम्म। लेकिन मेरी नजर में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया है ये वीडियो करके। वो आप सीधा कहते हैं कि सच्ची बात यह है कि उनका बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। वो जिस तरह से बातें करती हैं या जिस तरह से पब्लिकली पार्टी की लीडरशिप को ह्यूमिलेट करते हैं, ये नाकाबिले कबूल है। ये होता तो ज्यादा बेहतर था। एमआई मसला है, मसला फलाना है। मसला फवाद साहब सोशल मीडिया कैंपेन्स का भी है ना। वो ये कह रहे हैं, हाँ, मरवत वही साहब ना। के साथ भी जो हुआ, आपके साथ भी हो चुका है कि वो वीलॉगर्स के साथ मिल के कैंपेन्स चलवाई जा रही हैं। सोशल मीडिया तो आप मानते हैं ना कि वो तो बेलगाम है पीटीआई का? नहीं, वो तो पीटीआई का सोशल मीडिया तो बेलगाम क्या है, पीटीआई ऑफिशियल जो है उसका बहुत बड़ा फेलियर है ना, कि उन्होंने इतने अपना जो है लोगों को नाराज किया है। कोई जर्नलिस्ट नहीं बचा, कोई जज नहीं बचा, कोई जर्नैल नहीं बचा जो हमारे सोशल मीडिया की वजह से जो है वो पीटीआई के खिलाफ ना हो। और डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे जो सोशल मीडिया के लोग थे, बड़े काबिल, बड़े अच्छे लोग थे, दे हैव मिजरेबली फेल्ड कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर सकें इन कैंपेन से।
ठीक। अब बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं, मुझे पता है कि पीटीआई के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इन लोगों की बकवास सुन के वो सारे खिलाफ हो गए। अब बहुत सारे जजेस जर्नल जो कि मेरा ख्याल है कि आई वुड से कि बशमूल आर्मी चीफ लोग जो हैं वो उन्होंने बड़ा बड़ा इसको जो है वो इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है हमारे फासले पैदा होने में। और जब भी मैं पीटीआई ऑफिशियल वालों से पहले मेरी बात होती थी वो कहते थे हम तो नहीं है, तो मैंने कहा हम तो नहीं है काफी नहीं है। ठीक है। जब तक आप लोग डिस्टेंस नहीं करते, और मैंने खान साहब को भी ये कहा कि जब तक आप डिस्टेंस नहीं करते, शहीदों के खिलाफ कैंपेन्स हो रही हैं, फौज के खिलाफ कैंपेन्स हो रही हैं, जर्नलिस्टों के खिलाफ, ये तो कोई तरीका नहीं है। वो तो वैसे दो दो टके के लोग बैठे हुए मुख्तलिफ नामों से गालियां निकाल रहे होते हैं, तो उनको डिस्टेंस करना चाहिए ना पीटीआई। ठीक है। और सलमान राजा साहब का क्या रोल है? आपने कहा बुशरा साहिबा के अगेंस्ट बी पार्टी के अंदर एक ओपिनियन है, तो ये जो फैक्शन है बुशरा साहिबा वर्सेस अलीमा साहिबा, सलमान राजा साहब कहाँ फॉल करते हैं इसमें? सलमान राजा तो अलीमा खान बीबी नहीं उनका चॉइस है ना, इसीलिए तो आपको याद होगा कि 2-3 दफा बुशरा बीबी ने उनको पब्लिक के लिए उनको बेइज्जत किया था। वो तो चूंकि सलमान राजा साहब की कोई इज्जत नहीं है तो उनको फर्क नहीं पड़ा। अदरवाइज तो देखे ना, अच्छा। लोग बेइज्जतियां कराने तो नहीं पॉलिटिक्स करते। सही। और गंडापुर साहब से तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, खान साहब ने उसको कन्वे भी किया, ये भी सुनने में आया, लेकिन कहा यह जाता है कि इसीलिए उनको हटा नहीं सकते पख्तूनख्वा की हुकूमत से कि 30 सूबाई असम्बली के मेंबर्स उनकी जेब में हैं। गंडापुर साहब के खिलाफ कुछ किया तो हुकूमत गिर जाएगी। नहीं, उनको हटाने में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको हटाने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो गंडापुर साहब का मुखालिफ ग्रुप है पीटीआई के अंदर, असद कैसर साहब हो गए, आतिफ खान हो गए, जुनैद अकबर हो गए, वो अभी खान साहब को इस पे कन्विंस नहीं कर पाए कि हमें मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिलाना है। अगर आप मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिला लेंगे तो आप अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर को घर भेज देंगे, क्योंकि फिर उनके पास चॉइस नहीं रहती, और फिर एक जो इंटरफेरेंस है उसका भी मसला जो है वो कम हो जाता है। लेकिन वो चूंकि कन्विंस नहीं कर पाए, मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर के पास बड़ा इख्तियार होता है, पैसे होते, तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अब वे फॉरवर्ड पीटीआई के लिए किस तरफ से हो सकता है? क्योंकि 27 सितंबर को जलसा हुआ, उसमें बाद इंतज़ामी सामने आ गई, वेन्यू बहुत ख़राब था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गंडापुर साहब को ब्लेम कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कैंपेन हो रही है, तो किसकी तरफ देखे पीटीआई का वोटर कि कौन उनके लीडर को जेल से छुड़वाने के लिए प्रेशर बिल्ड कर सकता है? यार बात यह है ना कि इमरान खान ने एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया है जिसमें पार्टी उनकी कोई मदद कर ही नहीं सकती। और इस वक्त तक जो खान साहब की पॉलिसी, अच्छी बात यह है, देखिए मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मैं बंदूक उठा के पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकता। मेरे अगर कनपटी पे बंदूक लगी हुई है तो मैं कैसे पॉलिटिक्स करूंगा? सवाल यह है कि आप अपना पॉलिटिक्स करने का रूम तो पहले क्रिएट करेंगे ना। तो अभी तक तो सच्ची बात है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब निकलते हैं, देखते हैं उनको मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता, जिसके चांसेस मेरे ख्याल में काफी कम है। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा ही आदमी है जो कोई इसके ऊपर मैनूवर कर सके, कोई स्पेस क्रिएट कर सके पार्टी के लिए। बाकी जो मौजूदा लोग हैं वो तो उनके बेचारों की क्या हैसियत। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कहा कि जो पार्टी की लीडरशिप, जो जेन्युइन लीडरशिप थी, उनको साइडलाइन कर दिया, और जो करंट लीडरशिप है पार्टी की, उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पार्टी के लिए कोई रियायत या कंसेशन ले सके। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज गज़ा में इसराइली जारियत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। गज़ा जो इस वक्त 6 करोड़ टन मलबे के ढेर की एक सूरत इख्तियार कर चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकाती प्लान के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले चंद दिनों में इजरायली जारियत में कमी आएगी। इस वक्त मिस्र के शहर शर्म अल शेख में इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का एक राउंड मुकम्मल हो चुका है। अहम नकात जिनमें हमास का हथियार डालना और गज़ा से इसराइली फ़ौज का इनखला है, इनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि शायद इन नकात की वजह से मुज़ाकरात तवील हो जाएंगे। फ़रीक़ैन को किसी मुश्तरका नुक्ते पर आने में वक्त दरकार है। हमास इस खदशे का इजहार कर रहा है कि इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बाद नेतन्याहू की हुकूमत किस तरह रिएक्ट करेगी। क्या इसराइल अमन मुआहदे से दस्तबरदार तो नहीं हो जाएगा? लेकिन दूसरी जानिब इस मुआहदे पर मगरबी ममालिक, ख़ुसूसन अमरीकी हुकूमत का जो बज़ाहिर दबाव दिखाई दे रहा है, इससे ये उम्मीद लगाने के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं कि शायद मौजूदा हालात में ये अमन मुआहदा ही वाहिद हल है। अब इस 2 साला जंग, जिसको इजरायली जारियत कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, इस पर कुछ अदाद व शुमार की अगर बात करें
जो इंसानी जानों के ज़िया या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं, ये काफ़ी दिल खराश हैं। ये नंबर्स जो यूएन की कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर्स से जारी किए गए, इनके मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गज़ा में 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाकतें हो चुकी हैं, जो कि गज़ा की प्री वॉर पॉपुलेशन का 3% बनता है, और इनमें 1/3 से ज़्यादा अफराद 18 साल से कम उम्र थे। अब हम ये नंबर्स देखें तो ये कहना कत्तन गलत नहीं होगा कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग ने नस्लों का खात्मा कर दिया, और जब टेबल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दोनों फरीकैन के पास इन ख़ानदानों को देने के लिए भी कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकाती प्लान में गज़ा में जंगबंदी तो हो जाएगी, लेकिन उन इंसानी जानों के ज़िया पर किसको कसूरवार ठहराया जाएगा, या शायद ये सब कुछ सिर्फ तारीख़ में ही पढ़ा जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जमील अहमद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, आप साबिक सफ़ीर हैं। उस्मान शाहिद साहब मौजूद हैं, IR एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जमील साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। एग्जैक्टली 2 साल पहले ये ऑफेंसिव शुरू हुआ था, जिसमें तकरीबन 70,000 पैलेस्तीनियंस की जान जाती है। ये जो 20 नकाती डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मुआहदा सामने आता है, इस पर भी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह कहा कि ये वो नहीं है जो हमने पिच किया था। इसी तरह एक्सियोस, जो कि एक अमेरिकन पब्लिकेशन है, वो भी ये क्लेम कर चुके हैं कि कतर ने और सऊदी अरेबिया दोनों की तरफ से रिजर्वेशंस थी कि बहुत चेंजेस किए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस मुसवदे में जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ ने प्रेजेंट किया था, और लास्ट मोमेंट पे ट्रंप एक्चुअली गेव इन टू व्हाट नेतन्याहू वांटेड हिम टू डू। तो क्या लगता है आपको कि वे फॉरवर्ड है ये 20 नकाती एजेंडा? इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एज पर यू? इसका अहाता कर लेना चाहिए कोई अगले 30 से 45 सेकंड में कि ऐसा होता क्यों है कि प्रेसिडेंट, सबसे बड़े ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट जब एक बात करता है, उसके बाद उसमें बगैर उन 8 ममालिक के सरबराहान से दोबारा रुजू किए बगैर वो उसको तब्दील कर देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इजरायली लॉबी अमेरिका में और दुनिया के दीगर ममालिक में बहुत मजबूत और उससे पंजे गाड़े हुए हैं। व्हाइट हाउस हो जाए या वो स्टेट डिपार्टमेंट हो जाए या कोई भी, या पेंटागन हो जाए, उसमें इजरायली लॉबी फैसले चेंज कराने में जहां इजराइल के खिलाफ हो, उस फैसले को इजरायली लॉबी अपने मतलब के हिसाब से चेंज कर, यहां तक कि अगर अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में भी वो बात नहीं आती हो तब भी उसको कर लिया जाता है। अब वो कैसे देखें? इस मामले में भी जो 20 नकाती प्रोग्राम हुए, 8 सरबराहान, उससे मुशावरत के बाद एक डॉक्यूमेंट हुआ तैयार, और वो डॉक्यूमेंट जब 29 तारीख को नेतन्याहू आए व्हाइट हाउस में, तो जेरी कुशनर और टोनी ब्लेयर पहले से बैठे हुए थे, और इजरायली लॉबी उससे पहले काम दिखला चुकी थी, क्योंकि ये 20 नुकात तो पहले से जाहिर हो गए थे ना हमारे सरबराहान से मिलने के बाद, 8 सरबराहान से। तो उसके बाद फिर वहां 6 घंटे तक ये बहस मुबाहिसा हुआ। मजबूरन प्रेसिडेंट ट्रंप को उस पर उसको गिव इन करना पड़ा, मानना पड़ा, बगैर पूछे हुए जिन लोगों से उन्होंने मिलकर। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, उसमें जाहिर है इसी वजह से की कि जो तब्दीलियां आई, मैं बताता हूं क्या तब्दीलियां आई, तो उसकी वजह से उन्होंने ये बात की। लेकिन उसमें एक दूसरी बात ये, क्योंकि अगर बड़े पैराहे में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरन कोई 6-7 घंटे के बाद कह दिया कि नहीं ये ठीक है, और हम मुबारकबाद देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा इस बात पर। और उसकी वजह क्या है? ये 8 ममालिक ने उसके बाद एतमाद जाहिर किया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं, और इसी वजह से कल और आज जो नेगोशिएशन हुई है, ये बड़ी कलीदी और बड़ी अहमियत की हामिल नेगोशिएशन है। क्या है वो कि इसमें जो है वो इजराइल का नुमाइंदा भी शामिल है, जेरी कुशनर, और इसमें जो विटकॉक है वो भी इसमें शामिल है, और उसकी और साथ में 3 जो फरीक हैं वो भी साथ हैं। तो आज जो खबर आई है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसमें ग्रेट प्रोग्रेस इज बीइंग मेड, और कतर ने भी यही इंदिया दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जल्दी से आ जाता हूं 30 सेकंड में इस बात को करने में कि ये बिल्कुल मुकम्मल जामे तो नहीं हो सकता। इजराइल का वसवसा तो जारी रहेगा, कभी उसने अपने बात की पासदारी नहीं की। पिछले साल जब 3 फेज की जब बात हुई थी, बल्कि इस जनवरी में कि 3 फेज का सीज फायर का, तो वो पहले फेज में ही इजराइल वापस आ गया। इजराइल तो आज तक कभी भी किसी
भी इंटरनेशनल कानून की उसने बात नहीं मानी। True, इसमें उम्मीद इसलिए हो गई है कि ये ट्रम्प इसमें और 8 ममालिक दूसरे जो हैं उनकी कुछ ना कुछ फिर भी वो प्रिवेल कर बिल्कुल, वो जाएंगे, फरीकैन और है, इसी इसीलिए वजह प्रेशर से होगा। सही सही सही, ठीक इसी है। वजह से इस मर्तबा ये इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हो जाना चाहिए। जाहिर उन्होंने तो धमकी दी कि अगर नहीं हुआ तो फिर इसके ज़ाहिर मज़मरात कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उस्मान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुआहदा है इसमें हम देख रहे हैं कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जिस तरह से ये भी कहा गया कि 90% डेवलपमेंट हो गई है, मार्को रूबियो ये कह रहे हैं, कहा यह जाता है वो यही है कि एक तो हमास को हथियार डालने पड़ेंगे, और दूसरा ये कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का रोल है उसमें हमास का कोई जिक्र नहीं है, दे हैव टू लीव गाज़ा। और ये भी कहा जाता है कि यही वो नकात थे जो नेतन्याहू की तरफ से प्रेशर करके अमेरिकन प्रेसिडेंट को डलवा लिए गए उसमें। तो हमास कभी ये करेगा कि वो बिल्कुल डिसआर्म हो जाए और अपने आप को जो है वो रहमो करम पे छोड़ दे इजराइल के? मेरे ख्याल में डेफिनेटली उन्होंने यही कहा कि हम डिसआर्म नहीं होंगे, लेकिन इक़्तिदार से दस्तबरदारी की उन्होंने बात की है, यरगमालियों की रिहाई की बात की है उन्होंने, क्योंकि हमास का जो स्पेस है उनकी मनूवरिंग की वो उसी वक्त खत्म हो जाएगी। नेगोशिएशन का लेवरेज खत्म हो जाता है जब एट वंस वो सारे यरगमाली रिहा कर देंगे। तो आप इसके अंदर देखें कि किस तरीके से नैरेटिव और डिस्कोर्स की कंस्ट्रक्शन की जा रही है, एक परसेप्शन डेवलप की जा रही है, जैसे 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड टिल दिस वेरी डे हमास ही वहां पे वॉर वेज करके बैठी हुई है। ट्रंप कह रहे हैं हमास इक़्तिदार छोड़ दे, गजा कंट्रोल छोड़ दे। हमास कहाँ कंट्रोल कर रही है? 80% तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका हुआ है। हमास के पास कहाँ वेपन है? कितने इजरायली जो है वो फौजी मारे गए हैं पिछले 1 साल के अंदर है। मेरे ख्याल में ये नैरेटिव डिस्कोर्स शेप किया जा रहा है, जैसे इन्होंने WMD का किया था, जिसमें हमास को जो है वो कह रहे हैं कि ऑड वन आउट है और हमास जो है इसके ऊपर साइन करे। हमास की तो इन्होंने विंग्स को क्लिप लगा दी है। कतर को पिछले वीक डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू कहा है कि हम आपको सेफ्टी देंगे, और जिस तरीके से F-35 देने की बात की है टर्की की, और जिस तरह से प्रेशर जनरेट हो रहा है कि इनके पॉलिटिकल ब्यूरोज इस्तांबुल और दोहा में बंद कर दिए जाएं, हमास के पास तो कोई लेवरेज ही नहीं ऐसा है। ट्रंप के कहने के बावजूद वहां पे फजाई हमले जारी हैं। इससे और स्टेट डिपार्टमेंट टोटल फॉरेन ऑफिस इररिलेवेंट हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ और टोनी ब्लेयर है, ये सारे गूंस जो हैं, ये जो नेतन्याहू के पॉल्स हैं, ज़ायनिस्ट है, ये सारा ऑर्केस्ट्रेट उन्होंने किया गया है। और देयर इज स्टिल अपना आप कह सकते हैं कि देयर इज मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो मेरे ख्याल में ये इंक ऑन पेपर है। हमास जो है इसके अंदर कोई लेवरेज रखती ही नहीं है। हमास के पास ऑप्शन नहीं। मुस्लिम वर्ल्ड अपना मुकदमा नहीं लड़े, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट कर रहे हैं हमास को कि हम आपको निस्तो नाबूद कर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये टोटल जो है जो हम देख रहे हैं, इससे ये फार्स है जो अपना इस वक्त दुनिया को चीज दिखाई जा रही है। और साहब जो बोर्ड ऑफ पीस की बात है इसमें, जिसमें टोनी ब्लेयर भी होंगे, डोनाल्ड ट्रंप उस बोर्ड ऑफ पीस को हेड करेंगे और वो गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड जाएगी, फिल फॉर सीज फायर भी हो जाएगा। ये टेक अवेज नहीं है इस मुआहदे से, आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि इसको ऑनर नहीं किया जाएगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑनर नहीं किया जाएगा। आप देखें जब हमास को इररिलेवेंट कर देते हैं तो फलस्तीनियों की नुमाइंदा जमात कौन सी है? आप फलस्तीनी अथॉरिटी जो रमल्ला से ऑपरेट कर रही है उनको यूएन की स्पीच का आप वीजा नहीं देते। आप यहाँ पे महमूद अब्बास की बात नहीं करते, PLO की है। तो जब हमास नहीं है तो आप कहाँ से आके, मेरे ख्याल में ये न्यू कॉलोनियल प्रोजेक्ट है। टोनी ब्लेयर जो वॉर क्रिमिनल है, अपना इराक वॉर का चिलकोट इंक्वायरी में साबित हो चुका है, वो वहां पे आके टर्म के इस्तेमाल की जा रही है लाइक वायसराय, कि वो वहां पे गवर्नर जनरल, डी फैक्टो गवर्नर जनरल होंगे, इंटरनेशनल फोर्सेस आएंगी। तो हमास और फलस्तीनियों की नुमाइंदा जमातें कहाँ हैं? उनके स्टेक्स को कौन देखेगा? और डोनाल्ड ट्रंप पीस को देखेंगे, लेकिन वहां के ऊपर क्या कहते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, सारा के सारा ये तमीर नो की जाएगी। उस पूरे प्रोसेस को जेरेड कुशनर किस कैपेसिटी में ओवरसी करेंगे? जेरेड कुशनर क्या कर रहे हैं वहां पे? स्टीव विटकॉफ क्या कर रहे हैं? मार्को रूबियो क्यों नहीं गए? स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को क्यों डिस्पैच नहीं किया गया? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई डोंट गिव इट अ डैम अबाउट डिटेल्स। डोनाल्ड ट्रंप जो है चीजों को बड़ा ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, आप जिस तरह से पॉपुलिस्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज्यादती है जो हम दुनिया में देख रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार करके बैक बर्नर पे। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जमील साहब, ये सब तो हमने देख लिया कि वे फॉरवर्ड के बारे में ये 20 नकाती प्लान क्या कहता है, लेकिन ये 70,000 लोगों की जान चली गई, तो इस पर किसी वॉर ट्रायल का जिक्र या अकाउंटेबिलिटी का जिक्र तो नेतन्याहू के बारे में नहीं है। उल्टा सिर्फ ये कहा गया है कि अगर मुआहदा ऑनर ना हुआ तो हमास को हम बिल्कुल फिर
एक्सटर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर ये नेतन्याहू ने ये मुआहदा ना माना, क्योंकि इसमें टाइमलाइन लिखी ही नहीं है कि IDF कब जाएगी, ISF कब आएगी, तो टाइमलाइन का फ़ायदा भी वो उठा सकते हैं, 2 साल और रह सकते हैं वहाँ पे ऐसे तो। जी हाँ, ये ओपन एंडेड किस्म का इन्होंने जान के रखा है। और साथ में जो कंप्लीट विड्रॉल की बात हो रही थी कि इजरायली फोर्सेस विड्रॉल करेंगे, तो उस पर उन्होंने एक और उसमें एक क्लास डाल दी है कि हम पहले इसको म्यूचुअल के अलावा पहले हम रेड लाइन पे जाएंगे, जो एक बाउंड्री उन्होंने खींची है गजा के बाहर, और उसके बाद हम जाएंगे येलो लाइन पर, वो उससे तकरीबन कोई 1.5-2 किलोमीटर से आगे है, और फिर उसके बाद हम रेड लाइन पे जाएंगे, वहां से हम नहीं लेंगे गजा के इर्द गिर्द, तो हम बैठे ही रहेंगे कि जब चाहे हम वापस आ सकेंगे। तो ये उन्होंने क्लाउज उसमें रखवाई है, और इस पे भी एतमाल था इसको। अब रहा सवाल कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो खदोखाल अभी जो बात हो रही है इजिप्ट में कल और आज हुई है, उसमें ये तमाम फरीक तुर्की और कतर और इजिप्ट जो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हुए। देखिए, चॉइस 2 है हमारे जो 8 सरबराहान हैं या पूरे दुनिया के लिए। चॉइस एक है, दुनिया को पता है कि ज्यादती हो रही है, दुनिया को ये इल्म है कि 1,70,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, आपने बताया 67,000 लोग शहीद हो चुके हैं। इससे हटकर एक बात मैं बताता चलूं कि इजराइल ने जो अपना मकसद हासिल करना था काफी हद तक हासिल कर लिया। 50 मिलियन टन मलबा मौजूद है, और इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया है कि अगर 100 ट्रक मलबा निकाला जाए डेली वहां से, तो 2050 तक मलबा ही क्लियर नहीं होगा, तो फिर लोग रहेंगे कहाँ वहां। वैसे ही उन्होंने जो वहां से लोगों को निकाल बाहर करना था, तो उसके मकसद में आधे से ज्यादा तो कामयाब वो हो गए। तो इसमें अभी बहुत ज्यादा चीजें वर्क। लेकिन जमील साहब, ये जब इस मुआहदे में कहा गया कि वेस्ट बैंक पे और गाजा को एनेक्स नहीं कर सकते, मकबूजा इलाका नहीं इसराइल डिक्लेयर कर सकता, तो ये आपको लगता नहीं है कि ये उनके जो डिज़ाइंस थे उसके अगेंस्ट जाती है, ये बात उसके खिलाफ जाती है? यहाँ उस पर नेतन्याहू पर प्रेशर डाला गया यकीनन, और नेतन्याहू ऐसे प्रेशर में नहीं आया क्योंकि उसके पीछे पूरी इजरायली लॉबी है। नेतन्याहू को भी पता है कि इसके मज़मरात पूरी दुनिया में जो इंसानों का समंदर उमंड आया है, कोलंबिया जैसे मुल्क ने उस पर पाबंदी लगा दी है और FTA कैंसिल कर दिया है, सफ़ीर वापस कर दिया है। अगर यही वतीरा और यही तरीका रहेगा तो दुनिया के जो 147 ममालिक जिन्होंने पैलेस्टाइन को तस्लीम किया है, वो इजराइल पे पाबंदी लगाना शुरू। एक तो ये प्रेशर, दूसरा उन मुताल्लिका हुकूमतों पे प्रेशर पड़ रहा है। जहां आपने एम्स्टर्डम में देखा, इतना छोटा सा मुल्क, 10 लाख अफराद, तो जो दर्दे दिल रखने वाले हैं, OIC वाले तो अभी सो रहे हैं, जो दर्दे दिल रखने वाले वेस्टर्न कंट्री हैं इंक्लूडिंग मैनहट्टन जो वहां, तो उसका प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये मानना पड़ा। और दूसरी अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, गजा पर हम कब्जा नहीं करते और गजा से हम निकालते नहीं। जो पहले उनकी डिमांड थी कि गजा बिल्कुल क्लियर किया जाए फलस्तीनियों से, तो वो गजा थी। एक ही चॉइस रह गई थी मुस्लिम ममालिक और वेस्ट के दरमियान और नेतन्याहू के, कि या तो इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। रिजेक्ट करें तो 2,50,000 अफराद जो हैं उनको आप शहीद करवा दें। तो अभी तो टाइम इसलिए बाई करना जरूरी है। ये मैं कहता हूं कि 20 नुकाती प्लान जो है वो इसमें किसी लिहाज से भी मुनसिफाना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मुद्दबराना है। मुद्दबराना इसलिए कि 2.5 लाख अफराद की जाने वहां हैं। बिल्कुल जमील साहब, मेरे पास ठीक है जमील साहब, मेरे पास लास्ट मिनट रह गया, उस्मान साहब की भी टेक ले लूँ। उस्मान साहब, ये बेशक हम कह तो लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग में अमेरिका या इजराइल का किरदार वहाँ नहीं होना चाहिए। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी जिक्र इस मुआहदे के 19वें पॉइंट में है कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद अवाम की एस्पायरेशंस के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन ये सब तो आइडियलिस्ट बातें हैं ना। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में पोजीशन ऑफ वीकनेस से जो मिल गया हमास को, कहा यह जाता है विनर टेक्स ऑल, तो यहाँ विनर इज़ नॉट टेकिंग ऑल। कुछ ना कुछ आपको लगता है इस मुआहदे में, और यही होना था, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। दिस इज़ द बेस्ट टेक अवे। जी, इसकी अपना जो की टेक अवे इसके अंदर होना चाहिए था वो था कि UN का फ्रेमवर्क है, उनका मैंडेट था यहाँ के ऊपर इंटरफेरेंस करने का, वो न्यूट्रल यहाँ के ऊपर पार्टी होनी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज के लिए ऐलान किया जाएगा। बार बार वो पुश कर रहे हैं कि जल्दी से करें, इसी भी यरगमाली रिहा करें। अपने पाव गोश्त के लिए पूरी गाय जो है जबा कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में जो असल मैंडेट है और उनका प्रिंसिपल ऑर्गन है UN का ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसने डीकोलोनाइजेशन के पूरे प्रोसेस को ओवरसी किया था,
उनको टोटल इरेलीवेंट करके रखा हुआ है। इस मुआहदे के तहत उनका रोल सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने तक है। मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है कि मुस्लिम वर्ल्ड ने इस चीज को उस तरह से पुश नहीं किया, अपना मुकदमा नहीं लड़ा, या एटलीस्ट यूएन के फोरम को उसके अंदर एंगेज करते कि ये फोरम है जो कि मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है। ये वन साइडेड चीज पूरी दुनिया देख रही है और डीप डाउन हम सबको पता है इसमें से क्या निकलेगा। तो इस मुआहदे में गैर जानिबदारी नहीं है और यूएन के थ्रू इसका ना होना भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद साहब, जमील अहमद खान साहब का। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।